हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर तो हम डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, जैसे हमने वेरी शॉर्ट टाइप की एक आपके लिए क्लास ली थी जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस किए थे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आंसर भी मैंने बताए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको सारे दे दिए थे वेरी शॉर्ट के। ठीक है, जितने भी एग्जाम में पूछे जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो उसी तरह से आज हम शॉर्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने 6 क्लास तक आपकी ले ली है। ठीक है, तो वो सारी क्लासेस भी आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, क्या आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये जानने का तो एक ही तरीका है कि चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या आपने याद कर ली। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जो वेरी शॉर्ट के ही हैं। क्या आपने उन सभी के आंसर्स याद किए हैं? क्या आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं? तो चलिए मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और आप अपने आप को मार्क करिएगा। ठीक है, मार्क करिएगा कि क्या आपको ये सभी क्वेश्चंस याद हैं, क्या आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, क्या आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है? ये तो बहुत ही बेसिक मैं पूछूंगी। देखिए, जैसे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, या फिर लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है, या फिर प्रजातंत्र के भेद बताइए, या फिर मैं आपसे पूछूं कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्वों का उल्लेख करें। तो ये सब वेरी शॉर्ट टाइप के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ही कोई आपसे पूछ दे कि राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करे, या फिर सामाजिक न्याय या आर्थिक लोकतंत्र क्या है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास की तरफ। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मूल आधार या फिर मूल सिद्धांत क्या है। दोनों में से अगर पूछ दे मूल आधार क्या है तो भी आप यही बताओगे जो हम डिस्कस करेंगे, अगर पूछ दे मूल सिद्धांत क्या है तो भी आप यही बताओगे। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है, और सब उसके बाद जैसे कि आपको कई क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे कि लोकतंत्र के मूल आधार या सिद्धांत क्या है। तो लोकतंत्र प्रणाली में निम्नलिखित मूल आधारों या फिर मूल सिद्धांतों का समावेश होता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता हो जाएगा, समानता हो जाएगा, विश्व बंधुता हो जाएगा आपका इस पे, और आप ले सकते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, और जनता का राज्य सत्ता का मुख्य स्रोत हो जाएगा। ये आपके हो जाएंगे 5 हेडिंग्स, और इसके अंदर आप लिख दोगे। जैसे कि जो स्वतंत्रता के अंदर आप लिख सकते हो कि जनतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार अथवा सिद्धांत स्वतंत्रता है। और उसके बाद आगे आप इसमें जो है कि स्वतंत्रता के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद समानता में आप लिख सकते हो कि जनतंत्र प्रणाली वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता की क्या है कि हामी है। समानता में क्या है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, धर्म संप्रदाय, गोरे काले, स्त्री पुरुष के आदि किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, विश्व बंधुता में आप लिख सकते हो कि जो जनतंत्र है वो विश्व बंधुता की भावना पर टिका हुआ है। ठीक है, और इसी तरह आप सत्ता मतलब कि जनता राज्य सत्ता का मुख्य स्रोत, इसमें आप लिख सकते हो कि जो जनतंत्र में राज्य सत्ता का मुख्य स्रोत कोई विशेष वर्ग नहीं अपितु सामान्य जनता ही होती है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण में आप लिख सकते हो कि जनतंत्र में सत्ता या फिर शक्ति कुछ गिरे चुने हाथों में नहीं है, बल्कि विभिन्न संस्थाओं के मध्य सत्ता का उचित तौर पर वितरण हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम क्या है। देखिए जो लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम है उसमें क्या आ जाएगा। तो देखिए, पहले तो भारत में संविधान द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। ठीक, अब लोकतंत्र का संसदीय प्रतिमान भारत में प्रचलित है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य में कार्यपालिका संसद और विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम अगर आप देखते हैं तो उसमें आपकी आ जाएगी जैसे कि उत्तरदायी सरकार आ जाएगी। आपका फर्स्ट जैसे पॉइंट ये बन जाएगा। सेकंड पॉइंट बन जाएगा कि जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपका बन जाएगा कि
जो कि वयस्क मताधिकार है, जो आप 18 साल के बाद वोट कर सकते हो ना, वो, ठीक है। और सरकार के जो निर्णय में सलाह, ठीक है, या जनमत द्वारा जो जनता की भागीदारी होती है ना, वो हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपके जो जो पॉइंट्स है वो राजनीतिक आयाम में आ जाएंगे, ठीक है। निष्पक्ष, और जो निष्पक्ष आपको न्याय मिलता है, ठीक है, वो आ जाएगा इस पे। देखिए, अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा। ये तो क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बेटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एग्जाम आपके बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है ना, जिसके विभिन्न भागों में ऐसी सूत्रता होती है, ऐसा बंधन होता है, ऐसी सूत्रता होती है कि व्यवस्था के किसी भी भाग में कोई भी हुआ परिवर्तन अन्य क्रियाशील अंगों पर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अनुकूल परिवर्तन ला देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्व। तो देखिए, ऐसे तो कई निर्धारक तत्व हैं, पर जो दो सबसे महत्वपूर्ण है मैं आपको वो आपको बता देती हूँ। पहला भारतीय संविधान और दूसरा संविधान की उद्देशिका, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि भारतीय संविधान क्या है और ये भी पता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है। तो ये दो हेडिंग डाल के आप इसके अंदर इन दोनों का वर्णन कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर। तो देखिए, प्रत्यक्ष और लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी मैंने आपको बताया है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, देखिए पहली बात तो आप अंतर समझिए। देखिए, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य है कि जिसमें नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार हो, लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें ऐसा है कि जिसमें नागरिक सरकार के प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेने और उनकी ओर से कार्य करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुने, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक न्याय की धारणा क्या है। तो सामाजिक न्याय की धारणा क्या है, तो देखिए, सामाजिक न्याय पहले तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और न्याय, ठीक है। इसमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट अर्थ है, ठीक है। जब वह आपस में मिलते हैं तो एक विशेष अर्थ बनता है, ठीक है। देखिए, पहले तो सामाजिक न्याय क्या है, तो सामाजिक न्याय कि सभी लोग यानी सभी व्यक्ति, सभी नागरिक एक समान और कोई ऊंच नीच की भावना न हो, ठीक है। इसमें सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, असमानताओं और भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका संघात्मक सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए, संघात्मक सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए, जो संघात्मक सरकार है, ठीक है, ये जो संघवाद, देखिए आप पहले क्वेश्चन समझिए। संघात्मक तो पहले आपको संघवाद से ही बना है। तो देखिए, जो संघवाद अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म का हिंदी अनुवाद है, ठीक है, संघात्मक का संघवाद, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के फोडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है संधि या फिर समझौता। तो जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य मिलकर एक समझौते द्वारा अपने लिए एक सामान्य सरकार की स्थापना करें और साथ ही अपने आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र रहे, तो शासन का वह रूप संघात्मक होता है। और संघात्मक शासन में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। इसमें एक और संघ की सरकार होती है और दूसरी ओर विभिन्न इकाइयों की सरकारें होती हैं, ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि भारतीय संविधान के कोई दो एकात्मक लक्षण, और इससे ऊपर है आपका भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र क्यों, यानी कि शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई है भारतीय संविधान में। तो देखिए, पहले इस बात को आप एकदम डिटेल में अच्छे से समझिए कि जिस समय संविधान का निर्माण किया गया ना, तो उस समय देश के विभिन्न, मतलब कि देश के विभाजन और राजा महाराजाओं के कारण विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसके साथ ही सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद और प्रांतीयता की विघटनकारी जो प्रवृत्तियां थी उन्होंने सिर उठा लिया था, ठीक है। और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता के लिए शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के कोई दो एकात्मक लक्षण। तो इसे भी मैंने आपको एक क्लास में बताया है, वो भी विस्तार से बताया है, वो क्लास आप जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, पहला इसका लक्षण हो जाएगा ना कि एकहरी नागरिकता, यानी देखिए पहले क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रहा है ना कि भारतीय संविधान एकात्मक है, इसका आप कोई लक्षण बता दीजिए, और कोई भी नहीं, दो ही बताइए, बस इतना ये बोल रहा है। तो देखिए, पहला तो हो जाएगा एकहरी नागरिकता, पहला लक्षण, और दूसरा हो जाएगा एक ही संविधान, ठीक है।
अब इन दोनों को मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, आप वहाँ जाकर एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान जो है आपका मिली जुली सरकार क्या है इसमें, ठीक है, और मिली जुली सरकार क्या है और उसकी विशेषताएं भी। तो देखिए मिली जुली सरकार तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मिली जुली सरकार है या फिर जिसे हम गठबंधन सरकारें कहते हैं, ऐसी सरकारें होती है जिसमें कम से कम 2 राजनीतिक दलों की भागीदारी हो, ठीक है, 2 से कम नहीं, अधिक हो पर कम नहीं, 2 राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है। मिलीजुली सरकार के भागीदारी दलों की संख्या जैसे 3 हो गए, 5 हो गए, 8, 10 या 15 से भी अधिक हो सकती है, लेकिन मिलीजुली सरकारों का नाम प्राप्त करने के लिए सरकार में कम से कम 2 दलों की भागीदारी आवश्यक है, ठीक है। अब आ जाइए, मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं भी पूछ रहा है। देखिए जो विशेषताओं में हो जाएगा आपका पहला कि मिलीजुली सरकारें कम से कम, मतलब मिलीजुली सरकार अगर बना रही है तो उसमें कम से कम 2 दल भागीदारी होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए अधिक हो सकती है पर कम नहीं। अब दूसरा हो जाएगा आपका कि भागीदारी दल गठबंधन की राजनीति को कुछ प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं, ठीक है। अब आपका तीसरा हो जाएगा कि जो गठबंधन है ये एक अस्थायी प्रबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि राजनीतिक दल क्या है, ठीक है। तो ये जो राजनीतिक दल है, तो देखिए राजनीतिक दल मनुष्यों के उस संगठन को कहते हैं जो किसी एक सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित संपन्न किया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एक दलीय प्रणाली के गुण, ठीक है। इससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि जो राजनीतिक दल के कार्य क्या है, ठीक है। देखिए हो सकता है ये भी आपसे पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक, वैसे तो मैंने चैप्टर में जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था, ठीक है। तो देखिए बेटा राजनीतिक दल के कार्य क्या है कि राजनीतिक प्रशिक्षण करना, ठीक है, जनता व सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं ये, ठीक है। और आपका तीसरा हो जाएगा कि राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करते हैं और इससे आपके क्रांति की संभावनाएं कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख कार्य हो गए। अब एक दलीय सरकार के मतलब कि एक दलीय प्रणाली के गुण और दोष। तो देखिए एक दलीय प्रणाली क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। एक दल पद्धति क्या है, तो देखिए जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है और दूसरा राजनीतिक दल बनाने की जहां अनुमति ही नहीं होती है ना, उस दल को एक दल पद्धति कहते हैं, ठीक है। पर यहाँ हमें जानना है कि एक दलीय प्रणाली के गुण और दोष। तो देखिए गुण क्या होंगे कि देश में सुदृढ़ शासन की स्थापना होगी, और दूसरा हो जाएगा कि ये प्रणाली देश की एकता को सुदृढ़ बनाती है, और तीसरा आपका हो जाएगा कि जैसे कि सैनिक शक्ति का विकास संभव होता है, और आपका चौथा हो जाएगा कि यह प्रणाली देश की एकता को, ये जो प्रणाली है वो देश की एकता को सुदृढ़ बनाए रखती है, और आपका हो जाएगा कि भ्रष्टाचार और पक्षपात के लिए स्थान नहीं होता है, ठीक है। और दोष में आ जाएगा आपका कि जैसे कि यह प्रणाली जो है मानव स्वभाव के अनुकूल नहीं है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि इस प्रणाली में आतंक का वातावरण भी जो है कि बना रह सकता है, ठीक है। और देखिए ऐसी शासन प्रणाली में मतलब कि जहाँ एक ही दल हो और प्रजातंत्रात्मक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे कि संसदीय शासन में विरोधी दल का अस्तित्व भी आवश्यक होता है, इसलिए, ठीक है। अब है कि संघ सरकार की विशेषताएं। तो देखिए संघ सरकार की मुख्य 2 विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला आपको शक्तियों का विभाजन होता है और दूसरा लिखित संविधान होता है, ठीक है। तो ये 2 आपका मुख्य इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण या फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, दोनों में से जो भी पूछ दे। तो देखिए प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, तो देखिए लोकतंत्र या प्रजातंत्र का आशय उस व्यवस्था से है जिसमें राज्य की प्रभुसत्ता उस लोक के निवासियों में निहित होती है, यानी जनता में निहित होती है, जिस व्यवस्था में देश के समस्त नागरिक जो है वो प्रशासन के कार्यों में किसी न किसी स्तर पर भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका स्थानीय स्वशासन, ठीक है। क्या स्थानीय स्वशासन, देखिए स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है कि सामान्य अर्थ में ना स्थानीय स्वशासन का अभिप्राय आपका हो जाएगा कि स्थानीय, जैसे कि आपके जो मामले में प्रशासन, मतलब कि जो स्थानीय मामलों में प्रशासन स्थानीय व्यक्ति स्वयं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करे। जैसे कि स्थानीय सुशासन का अर्थ हो जाएगा आपका स्थानीय स्तर के उन संसाधनों में है जो जनता द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें राष्ट्रीय या राज्य के शासन में नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के अधिकार में
उन्हें दायित्व दिया गया हो। अगर आप एक लाइन में जानना चाहें तो जैसे कि स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका अब आपका 73वां संविधान संशोधन क्या है। ठीक है, तो देखिए 73वां आपका संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। देखिए पंचायती राज व्यवस्था, देखिए जो है यहाँ पर आपका 73वां संविधान संशोधन ना, तो देखिए उसे 1992 में, ठीक है, संविधान के 73वें संविधान अधिनियम मतलब कि संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा प्रदान की है अपितु लोकतंत्र की जड़ों को सींचने में समर्थक सिद्ध भी हुआ है। ठीक है, देखिए संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया। ठीक है, अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू किया गया। ठीक है, इन सब पे मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से लॉन्ग में डिस्कस किया है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर वो वाली क्लास कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में इस क्लास में आपको बताने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए 74वां संविधान संशोधन और दबाव समूह, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं। तो देखिए 74वां जो संविधान संशोधन है ये पहली बार भारत में नगर स्थानीय शासन को ना संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है और यह पूरे देश में एक मतलब कि पूरे देश में एक समान भी बनाता है। सभी नगर स्थानीय इकाइयों के चुनाव में सदस्यों का जनता द्वारा सीधे निर्वाचन की व्यवस्था कर इन निर्वाचनों का एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालन मतलब कि प्रावधान कर लोकतांत्रिक आधार को सुदृढ़ बनाता है। ठीक है, अब आ जाइए आपका कि क्या है दबाव समूह क्या है। तो देखिए दबाव समूह मैंने पहले भी बताया है। देखिए दबाव गुट या दबाव समूह उसे कहते हैं जो शासकीय कार्यकलापों द्वारा ये मतलब कि या फिर उसके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करे, या फिर मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि शासकीय कार्यकलाप किए बिना या फिर उस कार्य कर देखिए या फिर शासकीय कार्यकलाप करके या किए बिना राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न जो करते हैं, जो स्वयं किसी विधानमंडल में प्रतिनिधि प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में न हो। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं आपको सिंपल भाषा में एक और बताने का कोशिश करती हूँ कि राजनीतिक मतलब कि जो राजनीतिक दबाव समूह मानव का वो समूह होता है ना जिसके समान हितों तथा जनहितों के इर्द गिर्द बने हुए उद्देश्यों को उसके सदस्य राजनीतिक प्रक्रिया से प्राप्त करना चाहते हो और उसके लिए संगठित होकर प्रयास करते हो। ठीक है, तो देखिए आई होप आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई हो। इसमें हमने काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, जो भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ।